नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार का बेहद ही खास कार्यक्रम मुद्दे की बात, जहां हम करते हैं आपके मुद्दे की बात। तो आज हम बात करने वाले हैं 1932 के खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति की, जहां पर झारखंड की कैबिनेट की हुई बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। लोग इसे हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि जैसे ही हेमंत सोरेन को लगा कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में फंसने वाले हैं, उन्होंने एक के बाद एक ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए जिससे वो अपने कोर वोटर को गोल बंद कर सके। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी इसे लेकर चर्चा गर्म हो गई है। सबसे पहले इस मुद्दे पर 1932 खाद्यान्न मामले को समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। के खाद्यान्न से होगी झारखंड की पहचान। 22 वर्षों की राजनीति पर लगी मुहर। 1932 का खाद्यान्न बना राजनीतिक मुद्दा। खाद्यान्न ही झारखंडी हक हुकूक का मुद्दा बना। 14 सितंबर का दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक रहा। अब झारखंड में स्थानीय वही कहलाएंगे जिनके पास 1932 का खाद्यान्न होगा। राज्य के स्थानीय निवासी की परिभाषा अब सामने रख दी गई है। इसके तहत ही झारखंड में स्थानीयता की पहचान होगी। ये प्रावधान किया गया है कि जिनके पूर्वजों का नाम 1932 या पूर्व के सर्वे खाद्यान्न में दर्ज है, वही स्थानीय होंगे। इसके तहत कुछ केस में ग्राम सभा को भी खाद्यान्नी तय करने का अधिकार दिया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक एससी को 12%, एसटी को 28%, ओबीसी को 27% और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को 10% का प्रस्ताव हेमंत सरकार ने रखा है। उन्नीस सौ 32 के मामले में कई बार राजनीति खूब हुई, मैदान में लाठी डंडे भी चले, लेकिन हेमंत का ये मास्टर स्ट्रोक आज कितनों को भाएगा और कितनों को नाराज करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हेमंत के इस फैसले का चारों ओर स्वागत हो रहा है। तो 1932 का खाद्यान्न पहले से ही सुर्खियों में रहा है, लेकिन कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिलने पर अब इसे लेकर के राजनीतिक जो मुद्दा बना है और कई अलग अलग सवाल भी इससे जोड़ करके आए जाने वाले। तो ये पूरा मुद्दा क्या है और इसके बारे में क्या सोच रखी जा रही है, इस तमाम विषय पर, तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है। और जहां पर सबसे पहले हमारे पहले मुख्य अतिथि यहाँ पर अतिथि के तौर पर प्रवीण नाथ सहदेव जी, जो एक आंदोलनकारी रह चुके हैं, वो यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और 1932 खाद्यान्न को लेकर के भी इन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बहुत सालों बाद, क्योंकि लगातार रैलियां निकाली जा रही थी, जितने भी आदिवासी मूलवासी इसकी मांग कर रहे थे कि 1932 खाद्यान्न जो है वो स्थानीय नीति जो वो यहाँ पर लागू होनी चाहिए। अब झारखंड की कैबिनेट में इसे मंजूरी मिल गई है, तो आप इसे किस तरीके से लेते हैं? सबसे पहले तो आपके समाचार प्लस को हम जोहार करते हैं, आपके माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को जोहार। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो कैबिनेट मंत्रिमंडल है, जिन्होंने इससे 1932 का जो खतियान, जो बहुत पुराना चिर प्रतीक्षित मांग हमारी रही थी, हम लोगों की रही थी, झारखंडी
आदिवासी मूलवासियों को उन्होंने आपने मुहर लगाया है। तो इसके लिए आप सबों को भी चैनल के माध्यम से हम सबको आभार और धन्यवाद देते हैं। और ये बहुत बड़ी बात हुई है, ऐतिहासिक बात हुई है। इसी कारण के चलते झारखंड को अलग करने की बात उठी थी और अंततः झारखंड बिहार से अलग हुआ था। झारखंड होने का कारण यही था कि जो बिहार की जो भौगोलिक परिस्थितियां रहीं, झारखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां रहीं, सांस्कृतिक और परंपरा जिस प्रकार की रहीं, जिस तरह के लोगों का सोच रहे, दोनों में भिन्न रहा। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मांग उठी और अंततः 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया। लेकिन अलग होने के बावजूद चूँकि स्थानीयता परिभाषित नहीं हो सकी, जिसके चलते झारखंड होने के बावजूद जो मूल झारखंडी हैं, जो मूल झारखंड के जो मूलवासी हैं, जिनका झारखंड है, उन लोगों को लाभ नहीं मिल पाया और असंतोष बढ़ते चला गया। और 22 वर्षों के अंतराल बहुत तरह की बातें हुई, बहुत तरह की बातें हम लोगों ने झेला, बहुत तरह की बातों को हमने उठाने का हम लोगों ने कोशिश किया, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आने लगा। और अंततः यह तय हुआ कि जब तक 1932 का आधार मान करके मूलवासियों की पहचान नहीं की जाती है, तब तक यहाँ के लोग संतुष्ट नहीं होंगे और झारखंड अलग होने के बावजूद भी यहाँ शांति व्याप्त नहीं हो पाएगी। क्योंकि बिहार जरूर, झारखंड और बिहार अलग हो गए, लेकिन जो लोग एचईसी बनने के बाद आए, बोकारो बनने के बाद आए, जो लोग एचईसी के निर्माण के बाद आए, तो निर्माण के लिए जिन लोगों ने ज़मीन, हम लोगों ने ज़मीन दिया, हम वहाँ के विस्थापित हैं, हमारे जो लोग विस्थापित हैं उन्होंने ज़मीन दिया एचईसी को। अब एचईसी का जब निर्माण हो गया तो जो लोगों को जो रोज़गार की ज़रूरत हुई, तो लोग बिहार से लोग आ गए, महाराष्ट्र से लोग आ गए, मद्रास से लोग आए, करीब 26 राज्य के लोगों ने झारखंड में आए और रोजी रोज़गार पाए। बहुत अच्छी बात है, आपने प्राप्त किया। तो आप यहाँ पर रोजी रोज़गार के लिए आए, लेकिन जिनका झारखंड है, जिन्होंने झारखंड को लड़ा है, जो ऐतिहासिक रूप से झारखंड की ज़मीन और मान सम्मान को बचाने का जिन्होंने काम किया है, जिसको खुदकटी करके जंगल को साफ करके, जिन्होंने जंगल तरह तरह का विभिन्न उपायों से जो ये राज्य को जिसने सींचा है, जिसको अपना समझा है और उसके लिए मर मिटा है, लगातार विद्रोह होते रहे हैं लगातार, तो उन लोगों का जो ये झारखंड है, जो मूलवासियों का झारखंड है, उनको आप कैसे चिन्हित करेंगे? उनका डीएनए टेस्ट करेंगे? आधार क्या होगा? तो आधार निश्चित तौर पर जो 1932 या खतियान मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि जो यहाँ का जो मूलवासी है, झारखंड किनका है? मूलवासियों का। तो मूलवासी कौन है, उनको आप पहचान कैसे करेंगे? तो निश्चित तौर पर जो 1932 का जो खतियान है, जिसको आधार माना गया कि 1932 में जिन पूर्वजों का नाम है, उनके जो उत्तराधिकारी हैं, उनके जो वंशज हैं, वही इनके मूलवासी माने जाएंगे और वही खतियानधारी होंगे और उन्हीं को स्थानीयता में स्थानीय माने जाएंगे। प्रवीर जी, और 1932 का जो खतियान है, उसमें जो अपने विस्थापितों की बात की, उसके बारे में मैं अगले सवाल पर आऊंगी आपसे, लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहूंगी, जहां पे आपने कहा कि यहाँ के जो मूलवासी हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा झारखंड बनने के बाद इन 22 सालों में, तो थोड़ा डिटेल में जानना चाहूंगी क्या वो परेशानी है जिसके कारण मूलवासियों को ये आवाज बुलंद करनी पड़ी कि 1932 का जो खतियान स्थानीय नीति जो है उसे लागू करना चाहिए? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि जो यहाँ की नियुक्तियाँ हैं, यहाँ का जो सुविधा जो मूलवासियों को मिलनी चाहिए, तो वो सुविधा मूलवासी को नहीं मिल करके जो लोग यहाँ पर जीने खाने के लिए जो लोग आए हैं, जो बिहार के लोग हैं, अन्य राज्य के लोग हैं, वो निश्चित तौर पर झारखंड से ज़्यादा मजबूत हैं, ज़्यादा बहादुर हैं, ज़्यादा संघर्षशील हैं, जो दूसरे राज्य से लोग यहाँ आए। तो यहाँ जो उनका जो हक है, जो मूलवासी का जो हक है, उनको मिलने के पहले वो झपट लेते हैं, उनको ले लेते हैं। तो उसी के कारण जो है बहुत असंतोष रहा। लोगों को लगा कि अब हम मिट रहे हैं, हमारी संस्कृति मिट रही है, हमारी परंपरा मिट रही है, हम जीने खाने के लिए हमें परेशानी हो रही है, हम यहाँ का होकर के भी वो हक हमको नहीं मिल पा रहा है। तो इस बात को लेकर के जो इस प्रकार की जो बात हुई और लोगों में असंतोष फैलने लगा, उसी का परिणाम रहा कि आज झारखंड में खतियान को लेकर के ज़बरदस्त विद्रोह हुआ और ख़ास करके जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बहुत क्षति हुई, क्योंकि कितनों पढ़ते हैं उनको नौकरी नहीं मिल पाती है, कितनों संघर्ष करते हैं उन्हें नहीं मिल पाती है। और जो लोग, जो बाहर के लोग जो लाए, बाहर मतलब देश के ही लोग हैं जो अन्य राज्य के हैं, उनको रहने का यहाँ हक है, खाने पीने का, जीने का हक है, लेकिन वो इतने संपन्न हैं, इतने सक्षम हैं कि जो मूलवासी को अगर 1932 का आधार नहीं माना जाए और उनको भी बराबर का दर्जा दी जाए, तो यहाँ के जो मूलवासी हैं उनको कभी नौकरी नहीं मिलेगी।
कभी सुविधा नहीं कोल्हान मिली। के बारे में क्या कहेंगे प्रवीण जी? क्योंकि कोल्हान के जो लोग हैं वो, क्योंकि अब ये जो क्योंकि मुहर लगा दी गई है इस प्रस्ताव पे, उसके बाद ये सवाल आ रहा है कि कोल्हान के जो लोग हो गए या फिर जमशेदपुर या दूसरे लोग जो माइंस वहां मिलने के बाद उन्हें भी स्थापित किया गया था, उनका क्या होगा? इस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं देखिए, जहाँ तक जो जैसे कोल्हान के संदर्भ में है तो भाई कोल्हान तो हर समय संघर्ष किया है। अंग्रेजों के समय में भी उन्होंने अपना कानून, वो भी तो खतियान में तो आ ही रहे हैं। जी नहीं, क्योंकि कह सकते हैं कि 1932 के बाद ही वहां पर जो है सर्च चल रहा था, वहां डॉक्यूमेंट्स ढूंढे जा रहे थे, सर्वेज हो रहे थे, तो उनके पास कह सकते हैं कि बहुत बड़ी आबादी में लोग हैं जिनके पास 1932 के पहले का या उस समय तक का खतियान नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। चूँकि झारखंड में कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे जो 1932 का जो रिविजनल के सर्वे हुआ, 1908 का सर्वे हुआ, रखाल दास का सर्वे हुआ, तो पूरे राज्य में सर्वे हुआ। और उस समय की जो परिस्थिति थी, राज्य के ज़्यादातर लोगों की भूमि थी। हाँ, कुछ ऐसे घुमंतु परिवार थे जो खाना बदोश टाइप का, कभी यहाँ कभी वहाँ, उन्हीं लोगों का ही खतियान नहीं रहा। लेकिन निश्चित तौर पर जो, चूँकि झारखंड में कम से कम 1 एकड़ 2 एकड़ भूमि सबके पास रहा, भले बिहार में हजारों बीघा ज़मीन हो, कहीं कुछ लोगों के पास धूर भर भी ज़मीन हो, लेकिन झारखंड ऐसा राज्य नहीं रहा। यहाँ पर हर लोगों को भूमि रही है, हर लोगों ने, कुछ लोगों को भूमि नहीं रही। उन्हें चिन्हित करने के लिए जो हमने देखा, सरकार ने निर्णय किया कि ग्राम सभा के द्वारा उसे भी चिन्हित करके ग्राम सभा के द्वारा उसको चिन्हित किया जाएगा। बिल्कुल, तो अच्छा बात है वो। और जैसे कि आपने कहा कि जैसे 1908 में भी हुआ था, 1932 और 64 में भी ये चीज हुई थी, लेकिन 1932 पर ही क्यों बवाल हो रहा है? देखिए 1900 खतियान होता क्या है, पहले यह समझा जाए। खतियान महत्वपूर्ण नहीं ना है। जैसे मान लीजिए कि जो बिहार से लोग आए, एचईसी निर्माण के बाद आए, अगर वो भी जमीन खरीद लिए हैं, तो उसके बाद अगर सर्वे होता है तो वो भी खतियान में दर्ज हो जाएंगे। ये बार बार सर्वे होता है, तो सर्वे होने से क्या होता है कि सर्वे खतियान में उनका नाम दर्ज हो जाता है। लेकिन यहाँ बात यह है कि यहाँ खतियान को इसलिए आधार माना जा रहा है कि मूलवासी कौन है, इसको कैसे चिन्हित किया जाए। तो मूलवासी कौन है? जो जिनका झारखंड है, जिन्होंने झारखंड के लिए लड़ा है, जिन्होंने झारखंड को उन्नति के लिए उन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने लगातार जो अंग्रेजों का आक्रमण, बहुत तरह के आक्रमण होते रहे, उनके लिए उन्होंने अपनी बलिदान दिया है, अपना जान दिया है। तो मूलवासी तो वो हुए, तो उनको आप कैसे चिन्हित करेंगे? अगर आप 1932 का आधार नहीं बनाते, 1950 का, 1956 का, 1967 का, 1970 की बात आप करते हैं, तो वो लोग उस खतियान में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने यहाँ पर जीने खाने के लिए आए। जो एचईसी का निर्माण हुआ 1957 द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एचईसी का निर्माण का काम शुरू हुआ, और लोग बिहार से लोग या अन्य राज्य के लोग यहाँ आने लगे। तो वे लोग भी अगर 1967-68 के पहले ज़मीन खरीदे होंगे, तो उनका भी जब सर्वे होगा तो 1967 का सर्वे में उनका भी नाम चल जाएगा। तो वो कोई आधार नहीं रहा। यह खतियान बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि यहाँ का मूलवासी कौन है, इसको चिन्हित किया जाना है। चिन्हित करने के लिए पैमाना 1932 का है। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक और पैनल गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजू यादव जी, जो कि एक समाज सेवी है। राजू महतो जी, माफ कीजिएगा, राजू यादव जी बोले तो जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मुद्दे पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं राजू जी कि हम 1932 खतियान की बात कर रहे हैं, जहां पर कैबिनेट में इस पर मुहर लग गई है। और जैसा कि प्रवीण जी कह रहे थे कि मूलवासी जो कई ऐसी चीज़ों से अभी तक अभाव चल रहा था, उन तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही थी, चाहे वो नौकरी हो या कोई भी दूसरी सुविधा हो, वो नहीं पहुंच पा रही थी। अब उन तक ये सारी सुविधाएं पहुंच पाएंगी। आप इसको किस तरीके से लेते हैं? देखिए, अलग राज्य का निर्माण के जो उद्देश्य है हमारे शहीदों ने और हमारे पुरखों ने और यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता की जो भावना है, वो भावना के अनुरूप राज्य का निर्माण होना चाहिए था और काम होना चाहिए था। हमारे राजनेता जो भी सत्ता में आए, अभी तक वर्तमान में खाली सत्ता के खेल में सारे लोग मस्त हैं। अभी भी पलायन, विस्थापन, अन्याय, अत्याचार, शोषण, बेबसी, लाचारी सब बढ़ते जा रहा है। झारखंड की जो मूल बातों को जो स्थापित करने की बात थी, देश आज़ाद हुआ था तो देश के मानचित्र मात्र 14 राज्य थे। भाषा संस्कृति को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन किया गया। तमिलनाडु कर्नाटक से अलग हुआ, तमिल बोलने वाले, कर्नाटक बोलने वाले, असम टूट के 6 स्टेट हुआ, सब भाषा के आधार पे हुआ, पंजाब हरियाणा अलग हुआ। इस तरह से राज्य के मानचित्र में
अनेकों राज्य का गठन हुआ जो भाषा और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, और प्रत्येक राज्य जो गठन हुआ उसमें आप देखिएगा कि वहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों को प्रायोरिटी देना, वहाँ के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना, उनकी पहचान, भाषा, संस्कृति को स्थापित करना, ये वहाँ का मूल उद्देश्य था। अभी वर्तमान समय में इस तरह से झारखंड के लोगों के साथ में इस तरह से अन्याय, अत्याचार और जिस तरह से वातावरण का निर्माण यहाँ हो रहा है, तो जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है, तो उसे यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति भी अविश्वास बढ़ते जा रहा है कि कोई भी लोग आ रहा है सत्ता में, चाहे कोई राजनीतिक दल के लोग आ रहा है, चाहे हमारा राजनेता आ रहा है, हमारे जनभावना के अनुरूप काम नहीं कर रहा है। इसलिए अभी सबसे पहले जब बिहार राज्य था, अविभाजित बिहार था, तो वहाँ पर नियम बना हुआ था जिसमें आपका 243 विधायक बिहार के थे और 81 विधायक इधर के थे। उस समय नियम बना हुआ था कि लास्ट सर्विस सेटलमेंट में जिनका नाम दर्ज होगा जिला स्तर पे, उसी को वहाँ का स्थानीय माना जाएगा। ये बिहार के समय से नोटिफाइड था। और पार्लियामेंट्स में भी जब अलग राज्य का बिल पास हो रहा था, उसमें कहा गया था कि जो नियम, परिनियम, अधिनियम बिहार में है, बिहार शब्द को विलोपित करते हुए झारखंड शब्द का प्रयोग किया जाएगा और उसको स्वतः उस तरह से लागू किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन राजू जी, जैसे ही मुहर लगी है इस प्रस्ताव पर, एक तरफ तो सीएम के इस फैसले का लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विरोध के स्वर भी धीरे धीरे अब सामने आ रहे हैं। देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कहें कि आनन फानन में ये राजनीति दांवपेच में जो फंसाना चाहते हैं, उनका भी मंशा साफ नहीं है। सिर्फ अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए अभी जिस तरह का टेक्निकल मामला में फंसाना चाहते हैं कि अब जिस तरह से अभी आपका धर्म कोड का मामला, वो राज्य सरकार का मामला नहीं था, लेकिन विधानसभा से पास करके भेज दिया, केंद्र में चला गया। उसी तरह से चाहते हैं कि हम इसको भी स्थानीयता का मामला हो चाहे आरक्षण का मामला हो, दोनों मामला असेंबली से पास करेंगे, सेंट्रल में भेज देंगे, लेकिन लोगों को मिलना नहीं है। इस तरह से राजनीतिक पकड़ जाल में मत फंसाइए। 22 साल से लोग सफरर है और उसको सफरिंग मत कराइए। तो इस तरह से नीति कर बनाइए, व्यवहारिक नीति। अभी जिस तरह से आप अभी असेंबली चलाए, तो असेंबली में आप कहे कि नहीं, उसी समय असेंबली में आप जो विश्वास मत हासिल किए, तो निश्चित रूप से आपको कोई हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा था विश्वास मत हासिल करने के लिए, ना तो गवर्नर के यहाँ से कोई चिट्ठी आया था, लेकिन फिर भी अपना मेजोरिटी आप दिखाया वहाँ पर। तो उसी समय आपको बिल ले आना चाहिए था स्थानीयता का मामला में, और चर्चा बहस करा लेते। बिल्कुल प्रवीर जी, आप इसको कैसे लेते हैं? क्योंकि हेमंत सोरेन को उनके जो मैनिफेस्टो में ये सबसे बड़ी बातों में ये था 1932 का अध्ययन, लेकिन फिर भी उन्हें 3 साल लग गए इसमें। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर राजनीतिक लोग अपने अपने सुविधानुसार अपने तरीके से हर चीज़ को सोचते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि झारखंड वीरों की भूमि है। यहाँ अन्याय और छल प्रपंच ज़्यादा दिन तक झेल नहीं पाएंगे लोग। यहाँ के लोग बेईमानी तो झेल ही नहीं पाते हैं, चाहे अपने लोग बेईमानी करें या बाहरी लोग बेईमानी करें। आज जो इतना ज़बरदस्त जन विरोध शुरू हुआ है, हेमंत जी तो हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, हम लोगों ने तो उनको अपना मान करके ही उनको पद में बिठाया है। और आज अगर वही चाहेंगे कि इस मुद्दा को हम दबा दें या ठग लें, तो ये अब जो स्थिति बनी है, मुझे नहीं लगता है कि अब कोई दबा सकेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को समझ सकते हैं। जब आप अंतिम क्षण में भी अब लग रहा है आपको कि हमारी कुर्सी बच सकती है 1932 के खतियान को आधार मान करके, तो ये बात आपको समझ में आ गई है। तो अगर जब यह समझदारी आई है, तो निश्चित तौर पर इसको आपको लागू करना ही पड़ेगा। अगर आप लागू नहीं करते हैं, तो फिर जो जनता जो जागरूक हो चुकी है, और आपने जो 32 का जो खतियान को आपने मोहर कम से कम कैबिनेट में लगा दिया है, अगर आप चाह करके भी चाहेंगे कि इसको फंसाएं, तो मुझे नहीं लगता है कि जो झारखंड की जनता जिस तरह से जागरूक हो चुकी है, जैसे राजू महतो जी लंबे समय से संघर्षशील हैं, इनकी अपने मन की भावना है, और जो और लोगों का जो हम जन आक्रोश देख रहे हैं, हम अपने मन में भी जो जन आक्रोश और जो ठगा रहे हैं, तो हम लोगों में भी अब वो धैर्य नहीं रह गया है कि अगर आप ठगेंगे तो निश्चित रूप से आप भी ठगे जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि झारखंड की धरती अब उबाल पर है। यहाँ का पुनः एक उलगुलान पैदा हो चुका है, चूँकि ये झारखंड की धरती में शहीदों का खून टपका हुआ है और ये उबलते रहता है। तो अब जो उबला है, यह उबलना अब बंद नहीं होगा, बल्कि यह जब तक ये 1932 का खतियान और मूलवासी को चिन्हित नहीं किया जाता है कि यहाँ की धरती में जो ये उबाल है, ये जो शहीदों का जो खून है, ये शांत नहीं पड़ने वाला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी बात को समझते हैं, और निश्चित तौर पर मुझे भरोसा है माननीय हेमंत सोरेन जी से कि अब इस बात को जरूर लागू करेंगे। और
निश्चित रूप से आप देख लीजिए, अगर लागू करें तो कितना जन समर्थन आ रहा है। तो आपका फर्ज बनता है, इतना जो समर्थन, इतना जो भरोसा आपको किया जा रहा है, इस पर निश्चित तौर पर आप इसको सम्मान दें। आपको सम्मान दे करके माननीय मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आपको बैठाया गया है, तो यहाँ की जनता को भी आप सम्मान देवे। निश्चित तौर पर अगर आप सम्मान देते हैं तो आपको कुर्सी से कोई हटाने वाला नहीं। और थोड़ा भी अगर आपके प्रति लोगों को छल लगता होगा, महसूस हो जाए, तो कुर्सी से हटने में देर नहीं लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार का जो 1932 का खतियान है वो लागू होकर रहेगा। बिल्कुल राजू जी, और इस प्रस्ताव को लेकर के सांसद गीता कोड़ा और मधु कोड़ा का ये बयान आया है कि सिर्फ 1932 ही नहीं, 1934 और माफ कीजिएगा 1965 और 64 को भी इसमें शामिल करना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राज्य के विशेषकर कोल्हान के क्षेत्र में 1964 में सर्वे हुआ है, तो निश्चित रूप से एक कोल्हान की धरती जो एक आंदोलन की धरती है, वहाँ कोल विद्रोह हुआ और विद्रोह के इतिहास में वहाँ गोवा गोलीकांड हुआ और वहाँ के लोगों ने भी जो त्याग और कुर्बानी दिया, राज्य में उनको भुलाया नहीं जा सकता है। तो वहाँ पर सर्वे 1964 में हुआ है, 64-65 में। तो अब अगर 32 लगाइएगा तो फिर वहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? तो इसलिए निश्चित रूप से हम लोग इसीलिए कहे कि लास्ट सर्वे सेटलमेंट में जिनका नाम दर्ज है, जो बिहार के समय में जो कानून लागू था उसको ही आप अक्षरशः लागू कर देते, तो फिर उसमें बिहार के लोगों को भी विरोध करने की जगह नहीं था। भाई, बिहार के 243 विधायकों का भी उसमें समर्थन था और ये बिहार झारखंड के 81 लोगों का समर्थन था। तो उसी को अगर हुबहू भी लागू करते तो यहाँ से सभी लोगों का जो मामला है वो आपका फिट हो जाता। और जहाँ तक बात करते हैं अभी हेमंत बाबू का भी, अभी नेतृत्व जरूर उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गया है, लेकिन जिस तरह से उनको काम करना चाहिए था, वो जिस मानसिकता के साथ में कई मुद्दों को सुलझाने की दिशा में ठोस पहल करके उसको अमली जामा पहनाना था, अभी तक नहीं किया। जिसे गोवा गोली कांड कहते हैं, गोवा गोली कांड हम समझते हैं कि जिस तरह से जालियांवाला बाग कांड हुआ था, देश आज़ाद के बाद एक दूसरा जालियांवाला बाग कहिए कि वहाँ पर हुआ कि जो पुलिस वहाँ निहत्थे लोगों में गोली से मार दिया और गोवा में, और कई लोगों को नृशंस हत्याएं हुई। आज वहाँ गोवा गोली कांड में मुख्यमंत्री जाते हैं और कहते हैं कि नहीं वहाँ पर उनके आश्रितों को नौकरी देंगे, लेकिन आज तक गोवा गोली कांड के वो जो जिन गोली से मरे हैं उन लोग आज तक सूची नहीं बना है। तो आप किसको नौकरी दीजिएगा, नियोजन दीजिएगा? उसी तरह से झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ा, आज तक झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान नहीं मिला है, आज तक उनका पहचान नहीं हुआ है। कई आंदोलनकारी मर गए, जो उनको जो झारखंड विरोधियों ने नृशंस हत्याएं की, आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है। आज शिबू सोरेन भी आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर देखते हैं कि जो गाना लता मंगेशकर गाती थी ना कि मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, तो यहाँ कुर्बानी को कौन याद कर रहा है? आज आंदोलनकारी दर दर के ठोकर खा रहा है, इलाज के अभाव में मर रहा है। खाली आंदोलनकारी लोग का मामला भी जो था 22 साल से लटका हुआ है, उनको भी सम्मान देना था, नियोजन देना था, पेंशन देना था, आज तक भी कोई काम नहीं हो पाया। तो यहाँ 22 सालों तक जितने भी राजनेता, चाहे माटी के पार्टी वाले लोग हो, चाहे राष्ट्रीय दल के लोग हो, जिस तरह से यहाँ पर प्रत्येक मामला में, चाहे भाषा का मामला हो, चाहे स्थानीयता का मामला हो, जो यहाँ के जनभावना के अनुरूप जो काम करना चाहिए था, आज शहीदों को कई बार निर्णय हो गया कि शहीद के जो गांव सब है उसको भी हम लोग पर्यटन से जोड़ेंगे, विकसित करेंगे। लेकिन आज भी ये अभी ठाकुर विश्वनाथ साहदेव का ही बगल में है जगह है, यहाँ पर शेख भिखारी का है गांव सब है, आज तक कोई पर्यटन से जुड़ा नहीं है, कोई विकास नहीं है, खाली भाषणों में खाली है सब लोगों का। तो इस तरह से नहीं चलेगा। वास्तव में जनभावना के अनुरूप में यहाँ काम करिए कि शहीदों का सपना। आज भगवान बिरसा मुंडा का भी गाँव है उलिहातू, आज भी टूरिज्म से जुड़ा नहीं है। वहाँ जिस तरह डेवलपमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या होता है राजनेता लोग जाते हैं वहाँ माल्यार्पण करते हैं, प्रणाम करते हैं, चले आते हैं। तो हास्पद स्थिति बना हुआ है। बिल्कुल प्रवीर जी, जैसा कि राजू जी ने कहा कि यहाँ जन भावना के हिसाब से जो है काम नहीं हो रहा है, इसी कारण जो यहाँ की जनता है वो इससे काफी नाखुश है। और जरूर। ये भी उन्होंने कहा कि अगर हम 64 और 65 की बात करें, 1964 की, अगर इसे भी हम शामिल कर लेते, जो थोड़े बहुत जो कह सकते हैं इसको लेकर के विरोध हो रहा है वो भी शायद सामने नहीं आता। तो आप इससे कितने सहमत हैं? देखिए, जो 1900 जैसे जो कोल्हान का 1964 में सर्वे हुआ, 1932 में नहीं हुआ, 1964 में हुआ, 1908 में हुआ होगा। तो निश्चित तौर पर ये एक विशेष कोल्हान के लिए विशेष बात है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना होगा। लेकिन उसको सिर्फ कोल्हान में ही ये मानना होगा कि 64 में आप 64 को आधार बनाइए और 1908 को आधार बनाइए। अगर 1964 का खतियान को अगर आप रांची में लागू कर देते हैं तो फिर जिस चीज़ के लिए हम लोग लड़ना चाह रहे हैं वो फिर उसमें हम लोग गड़बड़ा जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि जनभावना जिनका झारखंड, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप ठाकुर विश्वनाथ साधो का नाम राजू महतो ने दिया है, हम उनका बड़ी आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि मैं ठाकुर विश्वनाथ साधो का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी हूँ। मैं स्वयं झारखंड के जितने अमर शहीद के जो परिजन हैं, शहीदों को सम्मान देने के लिए हम लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं। जगन्नाथपुर मंदिर को आप देख लीजिए, जगन्नाथपुर मंदिर 1857 का केंद्र रहा और जगन्नाथपुर मंदिर सांस्कृतिक के धरोहर है, झारखंड का बुनियाद है। झारखंड का हर डोर, हर
लोगों का डोर जगन्नाथपुर मंदिर से जुड़ी हुई। आज आपने क्या किया कि जगन्नाथपुर मंदिर की ज़मीन अतिक्रमण हो रहा है, बार बार हमने लड़ाई लड़ी लोगों के साथ, खतियानी लोगों के साथ में लड़ते रहे। जब ज़मीन तो लूट ही गई, जब मंदिर की व्यवस्था के लिए हमने न्यास परिषद में एक औपचारिक सूचना देने के लिए गए, उसी को आधार बना करके जो पदाधिकारी हैं उन्होंने हमको तो हटा ही दिया, उपायुक्त को तो हटा ही दिया और अपने लोगों को न्याय समिति में शामिल कर दिया। और जो जिसका मंदिर है, जो उस मंदिर से अलग नहीं रह सकता है, वहाँ के खतियानी सेवक माने पूरे झारखंड के लोग, आप उनको वहाँ से हटा दिए और किनको सदस्य बनाए जो उस खतियान से संबंधित नहीं है, उस संस्कृति से संबंधित नहीं है, उस परंपरा से अवगत नहीं है, उनको मंदिर को आपने सौंप दिया। पूरे 20 लाख लोग झारखंड में रथ यात्रा के समय सुदूर एरिया के लोग झारखंड के अंदर मेला परिसर में आते हैं, आप उसका नेतृत्व किसको दे दिए? कबीर जी थोड़ा समय कम है, इसलिए आखिरी सवाल राजू जी से बस रहेगा, क्योंकि इस 1932 खाद्यान्न के आधार पर जो स्थानीय नीति लागू होने वाली है उससे राज्य के लोगों को, खास करके मूलवासियों को काफी उम्मीदें हैं। अगर ये लागू हो जाता तो क्या कुछ तस्वीर बदली हुई हमें देखने को मिलेगी? हम लोग तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं उनकी भावना का, कि अगर उनकी भावना है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता को उसका वास्तविक में उसको अधिकार मिले, उसको जो हम लोग चाहते हैं कि स्थानीयता बन जाए, और स्थानीयता के मामले में नियोजन का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला, चाहे व्यापार उद्योग का मामला हो, चाहे ठेका पट्टा हो, चाहे माइनिंग का मामला हो, प्रत्येक क्षेत्र में जो आर्थिक उपार्जन के कार्यों में भी यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को अधिकार मिले, जो अभी तक नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते आप देखिएगा गरीबी बेबसी बढ़ते जा रहा है। तो अगर वास्तव में मुख्यमंत्री जी सकारात्मक पहल करके यहाँ के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देना चाहते हैं, जिस तरह से अन्य राज्यों में भी लोगों को अवसर मिला, अगर उसी तरह से अगर इनका आगे बढ़ाने की मानसिकता है, भाषण में तो मुख्यमंत्री कहे कि 25 करोड़ तक का टेंडर यहाँ के स्थानीय लोगों को देंगे, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा, स्थानीयता का परिभाषित नहीं होगा, तब तक आप कैसे उसको दे सकते हैं? इसलिए मुख्यमंत्री जी की भावनाएं तो व्यक्त करते हैं, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप से अगर आप नियम नई कानून बना करके अगर नहीं लाइएगा, तब तक आप कैसे उसको दीजिएगा? तो इसलिए मुख्यमंत्री जी का बयान का तो हम लोग स्वागत करते हैं, कैबिनेट में पास किए तो उसको भी हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन इसको लाइए आप विधानसभा में, और विधानसभा में जैसे चलता है तो बहुत सा अमेंडमेंट होता है, और वो अमेंडमेंट के साथ में फिर वो नया पास होता है। तो हम समझते हैं कि आज वहाँ कोल्हान के भी जो मांझी मंत्री भी हैं और उधर से विधायकगण भी हैं, 9 विधायक हैं कोल्हान से, तो लोग भी अमेंडमेंट देगा, और अमेंडमेंट के साथ में जो नया आ जाए और कानून बन जाए, राज्यपाल जी का साइन होकर के उसके बाद राज्य में लागू हो जाए। मतलब ये जो खाद्यान्न के आधार पर जो स्थानीय नीति है उसका जो मुद्दा वो एक तरीके से राज्य सरकार की तरफ से आगे बढ़ा दिया गया है, और जो राज्य के लोग वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र के पास से भी ये पास हो जाए और लागू हो जाए। और उसके बाद जिस तरीके से हमारे दोनों गेस्ट ने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से किन कारणों के कारण कहीं ना कहीं यहाँ के आदिवासी मूलवासी पीछे रह रहे थे, वो अब उन्हें मौका मिल सकता है आगे आने का। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के इस मुद्दे की बात पर। तो आज का जो मुद्दा है वो था कि 1932 पर अब मोहर लग चुकी है झारखंड राज्य सरकार की ओर से कैबिनेट की बैठक में, लेकिन अब आगे ये किस तरीके से लागू होता है, इनकी उम्मीदें बहुत सारी हैं इसे लेकर के। हालांकि कुछ विरोध के स्वर भी उठे हैं, लेकिन अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।